यू आर डूइंग CFA, राइट? तो मतलब और प्रैक्टिकल कोई भी चीज नहीं समझ में आती है, मुझसे या मनन सर से पूछो. एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू प्लेस अ ऑर्डर फॉर बाय और सेल. मार्केट ऑर्डर क्या है, लिमिट ऑर्डर क्या है, राइट? और जिनका लिंक्डइन पे नहीं है, प्रोफाइल बनाओ, राइट? प्लीज मेक अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन. Fine. So see, this is the fourth session for derivatives, है ना? लास्ट संडे को हमने मोस्टली क्या किया था? फॉरवर्ड प्राइसिंग वाला के लॉजिक समझा था, क्या प्राइस होना चाहिए, राइट? और फिर लास्ट में हमने एक चीज देखी थी कि डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू. प्राइस क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना? दो मिनट. हाँ, ओके. सो रीडिंग हमने जो लास्ट टाइम किया था ना, वैल्यू रीडिंग 72, उसमें हमने 72A करा था, याद आया? उसमें हमने 72A करा था. सो वी आर गोइंग अहेड. So forward rate and forward rate agreement. This is what we are starting with. सबसे पहले समझो व्हाट इज अ फॉरवर्ड रेट, या
सी हम लोग डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, हाँ, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, सबसे सिंपल चीज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सपोज मैं और आप बैठे हैं, वी डिसाइड कि 2 महीने के बाद आप गोल्ड खरीदोगे, मैं गोल्ड बेचूंगा, दैट्स अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हेन वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड? गोल्ड प्राइस, गोल्ड का जो प्राइस है उसके ऊपर हम बेसिकली बेट लगा रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन, उसके ऊपर सट्टा कर रहे हैं। सो जस्ट लाइक यू कैन डू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ प्राइस ऑफ समथिंग, you can also do a forward contract on interest rate, and because it's a forward contract तो अभी का इंटरेस्ट नहीं, फ्यूचर का इंटरेस्ट रेट, बाद का, सपोज 1 साल बाद का इंटरेस्ट रेट, राइट। सो सपोज T0, T1, T2 आज की तारीख में 1 साल का रेट, लेट अस बी रियलिस्टिक, सपोज बैंक में एफडी करने जाओ ना तो शायद 1 साल की एफडी का रेट 6% मिलेगा, ओके, और 2 साल का रेट सपोज 7%, ठीक है। ये हम फिक्स्ड इनकम में एक्चुअली पढ़ने वाले ये सब, बट अभी मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ये जो रेट्स है 6% और 7%, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पॉट रेट्स, बिकॉज दे आर एप्लीकेबल टुडे, दे स्टार्ट फ्रॉम टुडे, दे स्टार्ट ऑन स्पॉट, T0 से T1, T0 से T2, these are spot rates. But if I say this rate, if I say this rate between year 1 and year 2, then this rate is known as 1 year forward 1 year rate. इसको बोलते हैं 1 साल के बाद 1 साल का रेट। बुक में कुछ अलग नोटेशन यूज करते हैं, वो आप देखना, बट आई डोंट थिंक आपको उसका रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो क्लियरली दे विल मेंशन इन वर्डिंग्स ओनली, राइट। बट इन माय लॉजिक आई कॉल दिस R12, 1 साल से 2 साल, आई कॉल दिस R12, द एप्लीकेबल रेट फ्रॉम 1 year to 2 year, ठीक है। एंड दिस रेट इज नोन एज फॉरवर्ड रेट। इस रेट को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रेट बोलते हैं, ठीक है। अभी डेरिवेटिव्स की ये जो चैप्टर है, ये जो बुक है, उसमें इसका भी कैलकुलेशन बताया है, इसका कैलकुलेशन भी बताया है कि हाउ यू कैन फाइंड आउट दिस R12, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बिकॉज उसको बहुत अच्छे से हमको फिक्स्ड इनकम में पढ़ने का ही है। सो देयर इज नो पॉइंट कंफ्यूजिंग यू with forward rate calculation in derivatives. वैसे भी एक बात I hope you know कि पेपर लिखोगे CFA का तो पहले 15 या 18 क्वेश्चंस एथिक्स के आएंगे, बाद में तो सब रैंडम ही आने वाला है। तो फॉरवर्ड रेट का क्वेश्चन आएगा, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि डेरिवेटिव्स है कि फिक्स्ड इनकम है, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो इसका कैलकुलेशन छोड़ो, बट कॉन्सेप्ट पता चला ना, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड रेट। तो अगर हम फॉरवर्ड रेट पे बेट करें, अगर फॉरवर्ड रेट पे सट्टा करें, तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, दैट इज नोन एज FRA, एंड एज द नेम हैज फॉरवर्ड, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज ऑलवेज OTC, ओवर द काउंटर ही होता है। इट इज जस्ट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बट द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो उसका अभी एग्जाम्पल लेते हैं, FRA का। फॉरवर्ड रेट हो गया, FRA का एग्जाम्पल लेते हैं। So let us say that there are two parties, A and B. A will borrow, B will lend, let us say 10 lakh rupees. After 6 months, for 3 months at 6%, ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि A और B अभी से नक्की करते हैं कि 6 महीने के बाद
लोन होगा, कितने टाइम का लोन होगा? 3 महीने का। ए बोरो करेगा और बी लैंड करेगा। कितना रुपया? 10 लाख रुपया, और रेट अभी से नक्की 6%। देन दिस इज नोन एज FRA, दिस इज अ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। और अगर टाइमलाइन पे अपने देखे तो टुडे इज T0, मंथ्स में लिख रहा हूं, आफ्टर 6 मंथ मतलब T6, फॉर 3 मंथ मतलब अप टू T9। तो हमने डिसाइड किया है T6 से T9 में 10 लाख रुपया एट 6%। दिस इज योर FRA। ये फॉरवर्डेड एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, फिर क्या होगा? अभी हम T0 पे हैं, अभी हम T0 पे हैं, और सपोज 6 मंथ्स है पास्ट, 6 मंथ्स है इलेक्ट, 6 महीने चले गए, एंड जब 6 महीने चले गए ना तो इट इज कॉल्ड द FRA हैज मैच्योर्ड, मतलब FRA का मैच्योरिटी खत्म हो गया, लोन लेने देने का टाइम आ गया। दिस इज द टाइम टू मेक और टेक अ लोन। और उस टाइम मार्केट में मान लो 7% रेट चल रहा है, मार्केट में तो रेट चल रहा होगा ना, उस टाइम मार्केट में 6 महीने की लोन, सॉरी 3 महीने की लोन का रेट 7% चल रहा है। तो कौन खुश होगा? बोरोवर के लेंडर? बोरोवर, है ना। ये मार्केट में तो 7% चल रहा है, मेरे को लोन मिलेगा 6% में, और आपका रेट 6% था, उससे ऊपर गया तो बोरोवर खुश है। सो जनरली जब बढ़ता है कुछ तो फायदा किसको होता है? लॉन्ग। तो इसलिए FRA में जो बोरोवर है उसको लॉन्ग बोलेंगे, लेंडर को शॉर्ट बोलेंगे, ठीक है। और ये लोग इसका सेटलमेंट कैसे करते हैं कि चलो 7% हो गया तो बोरोवर को फायदा है, कितना फायदा है? 7% माइनस 6% मतलब 1%, किसका? 10 लाख का, राइट। लेकिन वो जो 1% है, these all rates 6%, 7%, these are annual rates, लेकिन हमारा तो 3 महीने का कामकाज है। So then what we will do, into 3/12, तो ये कितना आया? 10 लाख का 1% 10,000 डिवाइड बाय 4, मतलब 2500 रुपया हुआ। 2500 रुपए का लॉन्ग को फायदा है, शॉर्ट को नुकसान है। बट दिस 2500 रुपीज is going to be realized here, लोन के एंड पे फायदा होता है ना, 25 रुपए का फायदा या नुकसान लोन के एंड पे होगा, लोन का एंड इज स्टिल 3 मंथ्स अवे। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये जो 2500 रुपीज है ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ लेंगे। उसका क्या ढूंढ लेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे ढूंढते हैं? 2500 डिवाइड बाय करते हैं 1 प्लस R बाय 100। अभी रेट कितना चल रहा है मार्केट में? 7%, तो 7%, और इसमें ये लोग रेस टू नहीं करते, सिंपल वाला कि 3 महीना है ना तो 3/12, समझ में आया? तो ये कैलकुलेट करो, ये कितना होगा? बेसिकली 7 डिवाइड बाय 4 मतलब 2500 डिवाइड बाय 1.0175 होगा। 7 का डिवाइड बाय 4, 7 का आधा 2 बार, 7 के बाद 3.5, 3.5 के बाद 1.75, मैं धीरे धीरे कैट मोड में जा रहा हूँ, राइट, बट इट विल बी 1.75%। ये करो, फाइंड करो। वैसे में आपने बोलावन वाले तो रेस टू क्यों दिया सर? मतलब ये क्या रेस टू बराबर है, बट नॉर्मली ये जो प्रोडक्ट है ना वो मनी मार्केट का प्रोडक्ट है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मैच्योरिटीज लेस देन 1 ईयर। और फाइनेंशियल मार्केट में जब भी आपका ट्रांजैक्शन लेस देन 1 ईयर का होता है, मनी मार्केट, तो उसमें कंपाउंडिंग इस तरह से होता है, रेस टू वाला नहीं करते। फाइंड करो 2457 रुपीज बराबर। तो इसका जो प्रेजेंट वैल्यू आया 2457, वो एक पार्टी दूसरे को दे देगा। इसमें लॉस किसको जा रहा है? शॉर्ट को, तो शॉर्ट वाला लॉन्ग को दे देगा, एंड FRA इज सेटल्ड, मतलब योर FRA इज एंडिंग एट T6,
एक्चुअल लोन कोई लेता देता नहीं है, दिस इज ओनली फॉर कैलकुलेशन। समझ में आया? दैट इज व्हाई दैट 10 लाख इज कॉल्ड नोशनल प्रिंसिपल, वो एक्चुअली एक्सचेंज नहीं होता है। तो अभी आप थोड़ा इफ यू टेक अ स्टेप बैक एंड सोचो, तो हमने सिर्फ क्या किया है, इंटरेस्ट रेट पे सट्टा खेला है, 6% का बेट लगाया, 6% से ऊपर गया तो लॉन्ग को पैसा मिलेगा, नीचे गया तो शॉर्ट को पैसा मिलेगा। अब इसके यूजेस तो हो सकते हैं ना। सी सपोज मुझे आई एम अ कंपनी और मुझे पता है 6 महीने बाद मेरे को लोन लेने का आएगा, एंड आई डोंट नो कि 6 महीने बाद क्या रेट होगा, लेकिन रेट बढ़ जाएंगे तो मैं प्रॉब्लम में होऊंगा, तो मैं लॉन्ग एफआरए कर सकता हूँ। कोई इन्वेस्टर है उसको पहले से लॉक करना है तो वो शॉर्ट कर सकता है, या कोई स्पेक्यूलेटर है, जस्ट अ व्यू, राइट? सपोज अभी देयर इज अ वाइड बिलीफ कि फेड विल कट रेट्स, राइट? तो इंडिया में भी बोल रहे हैं कि भाई दिसंबर वी विल हैव द फर्स्ट रेट कट इन इंडिया, तो मुझे उस पे अगर पैसा बनाना है तो एफआरए से मैं कर सकता हूँ। समझ में आया? और वो जो टाइमलाइन दिख रही है ना, क्या क्या दिख रहा है, T0, T6, T9, तो T0 को भूल जाओ, बट दिस विल बी कॉल्ड 6x9 एफआरए। और अगर डेज में लिखे तो 6 मतलब 180 क्रॉस 270 एफआरए। और ये जो 2457 हमने ढूंढा, दैट इज कॉल्ड पे ऑफ, दैट इज कॉल्ड पे ऑफ। ठीक है? सी अगेन आई एम रिपीटिंग, L1 derivatives is not so much about calculation. तो इतना सा कैलकुलेशन पूछेंगे आई डोंट थिंक सो, बट ये मतलब बिना ये समझाए आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते। ठीक है? तो ये एक बार लिख लो अपनी अपनी बुक्स में, ये एक बार लिख लो और फिर उनका एग्जांपल पढ़ो। डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मली बराबर છે, પણ મની માર્કેટ હોય ને વર્ષની અંદર ही મેચ્યોરિટી હોય ને, એમાં જનરલી એ લોકો આ સિસ્ટમ ફોલો કરે, સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ વાળી, કમ્પાઉન્ડ વાળી હોય। सेम क्वेश्चन, हाँ वही रेस्ट बराबर है, वो जो फॉर्मूला है, लेकिन जब ट्रांजैक्शन जो है ना वो 1 साल से छोटा है, तो फाइनेंस में जो भी चीज है, जो भी इंस्ट्रूमेंट 1 साल से कम है उसको मनी मार्केट बोलते हैं। तो उसमें कन्वेंशन ऐसा है, ट्रेडिशन ऐसा है कि दे डोंट यूज कंपाउंडिंग, दे यूज सिंपल इंटरेस्ट। इसलिए ये लिखना है और फिर बुक में इंट्राडे फॉरवर्ड रेट का एग्जांपल नहीं करने का है, दैट इज फॉर फिक्स्ड इनकम। उसके बाद जो पूरा लिखा है ना, ये वो एफआरए डिस्क्राइब किया है, वो पढ़ लेना। ऑनलाइन समझ रहे हो? ऑनलाइन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके।
उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ लो, FRA का एग्जांपल। वो पढ़ो और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है पूछ लो। Yes, 10 lakhs is notional principal को। नेट अमाउंट को क्या बोला आपने? 2457 पे ऑफ। That is called pay off। एक मिनट हाँ। So an example of interest rate derivatives is FRA, blah 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 blah. In practice, only the net amount is exchanged, right? See, consider a 3-month forward. मतलब आज से 3 महीने बाद स्टार्ट होगा। On a 6-month MRR, मतलब 3 महीने के बाद 6 महीने, right? With notional principal of 1 million, right? At settlement in 3 months, मतलब 3 महीने खत्म हुए तो that is settlement. Buyer receives or pays the present value of realized this, मतलब मैंने जो करा ना present value of this, वो लिखा है। We divide by 2 because typically these are annualized rates। वो ठीक है, हमने divide by यहाँ पे divide by 4 किया था, 3/12, क्या हमारा 3 महीने का लोन था, ऐसा। तो again they have taken numbers and everything, right? और उन्होंने क्या किया है कि ये जो है ना 1.3% और ये सब कैलकुलेट किया है बाय टेकिंग नंबर्स, बट उतनी आपको जरूरत नहीं है, ये सब आएगा फिक्स्ड इनकम में। आप तो ये मानो कि भाई ये 6% दिया था और 7% भी है, तो हमें पे ऑफ फाइंड करना आना चाहिए और उसका लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है। वो फिर लास्ट में लाए 992.56,
payment to the fixed rate payer is present value of this interest rate differential between two 6-month loans. हमारे में भी वही था ना, एक 6% वाला और एक 7% वाला, उसका जो डिफरेंस है उसका प्रेजेंट वैल्यू. FRAs are used primarily by financial institutions to manage the volatility of their interest sensitive assets and liabilities. They are also the building blocks of interest rate swaps, जो आगे आएगा. FRA is equivalent to a single period swap, and multi-period swaps are used primarily by investors and issuers to manage interest rate risk. तो इसके बाद swap ही आने वाला है. तो जो क्विज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लो. Look at the first question. फर्स्ट में क्या है? एग्री टू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, शेयर्स 1 year 72 per share. Immediately after they initiate the contract, price increases to 74. तो फायदा किसको? वन लॉन्ग बायर को. सो ए. फिर सेकंड जो क्वेश्चन पूछा है वो मैंने आपको बोला ना, आई डोंट थिंक नोटेशन याद रखने की जरूरत है, बट एज पर बुक ये जो 2-3 लिखा है ना, तो 2-3 मतलब इट मींस 2 year फॉरवर्ड ऑन 3 year रेट, मतलब 2 year से 3 साल, मतलब 2 to 5. बट अगेन ठीक है, स्किप कर सकते हो क्योंकि नोटेशन हर एक पब्लिशर के अलग अलग होते हैं, तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड नोटेशन है नहीं. अच्छा, फिर थर्ड लॉजिकल है कि जीरो कूपन बॉन्ड यील्ड्स. तो मैंने जो शुरुआत में नहीं बताया स्पॉट रेट 0 से 1, 0 से 2, दे आर आल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड यील्ड्स. तो आपके पास 1 साल 2 साल 3 साल के रेट्स है, तो एनालिस्ट कैन लीस्ट लाइकली, मतलब कौन सा नहीं ढूंढ सकते, तो 1 year फॉरवर्ड 1 year रेट, मतलब बिटवीन T1 एंड T2 वी कैन फाइंड 2 year फॉरवर्ड रेट, सॉरी 2 year फॉरवर्ड 1 year रेट, बिटवीन 1 and 3 वो भी फाइंड कर सकते हो. लेकिन 2 year फॉरवर्ड 2 year रेट, तो 2 से 4 के बीच तो कैसे फाइंड करोगे? वी डोंट हैव द 4 year रेट, राइट? सो आंसर इज सी. ठीक है, ऑनलाइन ऑल ऑफ यू ओके? फाइन. तो अभी हम आगे जाएंगे. So you go to reading 69. Reading 69 पे जाओ. उसमें 69.2 स्वैप्स एंड ऑप्शन लिखा होगा, और फिर है स्वैप्स. So now from FRA we are going to the next logical instrument which is the swap, right? जब आप swap बोलते हो तो swap is also always OTC, over the counter ही होता है, उसमें कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व होता नहीं है, राइट? और स्वैप एक्चुअली बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन जो हमारा अभी फोकस है वो इंटरेस्ट रेट स्वैप पर है. Our focus is on interest rate swap. So when it is an interest rate swap, we can say
that it is a series of forward contracts. और इंटरेस्ट रेट पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? FRA. So a swap is nothing but a series of FRA. ठीक है? So पहले दो पैराग्राफ पढ़ो. पढ़ा? दो पैराग्राफ पढ़ा? अच्छा. We can illustrate the basics of a swap with a simple fixed for floating interest rate swap for 2 years with quarterly interest payments based on notional principal of 10 million. In such a swap, one party makes quarterly payments at fixed rate, which is called swap rate. Other makes quarterly payments based on floating rate, which is called the market reference rate, MRR. So, see, suppose I am party A, जो इसमें लिखा है, right? Okay, makes payment at a fixed rate. So I am paying fixed, and I am receiving floating. Floating मतलब मार्केट रेफरेंस रेट. मार्केट में जो रेट चेंज होगा, मार्केट रेफरेंस मतलब सपोज इंडिया है तो लाइबोर, सॉरी इंडिया है तो रेपो, राइट? यूजुअली लंदन और उसमें लाइबोर रेट होता है. तो कोई भी ऐसा रेट जो चेंज होता रहता है, दैट इज अ मार्केट रेफरेंस रेट, राइट? एंड जैसे एफआरए में नोशनल प्रिंसिपल था, तो इसमें भी नोशनल प्रिंसिपल है. दे आर सेइंग 10 मिलियन क्वार्टरली एंड 2 years. So 10 million quarterly 2 years. समझ में आया? मतलब 2 साल में 8 बार एक्सचेंज होंगे. So this is equivalent to 8 FRAs. In a sense, this is equivalent to 8 FRAs. See why FRAs? क्योंकि FRA में हर बार जब मैच्योरिटी आती है तो क्या होता है? कोई हारता है, कोई जीतता है. बेसिकली वही है ना, रेट पे ही सकता है. तो इसमें भी क्या होगा? मैं पे फिक्स कर रहा हूँ, रिसीव फ्लोटिंग कर रहा हूँ, तो मैं कब जीतूंगा? रेट बढ़े कि रेट घटे? सोचो. बढ़ेंगे तब. मैं रिसीव फ्लोटिंग कर रहा हूँ ना, पे तो फिक्स है. सपोज दिस इज फिक्स्ड एट 8%, राइट? तो अगर फ्लोटिंग 8% से ज्यादा है और बढ़ रहा है तो मेरे को फायदा होगा. अब टोटल 8 बार करना है, तो कभी 8 से ऊपर होगा, कभी 8 से नीचे होगा. तो 8 बार इंटरेस्ट पे सकता है ये. सो इट इज इक्वल टू 8 FRAs. ठीक है? द स्वैप रेट इज सेट. स्वैप रेट मतलब ये जो फिक्स रेट है, मैंने ऐसे 8% लिखा है, so that swap has zero value to each party. Why zero? Because I told you last time कि डेरिवेटिव्स कोई भी होता है,
उसका इनिशियल वैल्यू 0 होता है, ना किसी को फायदा ना किसी को नुकसान। तो शुरुआत में तो ये रेट ऐसे ही रखेंगे कि किसी को फायदा या नुकसान नहीं है। वो तो एक बार ये रेट डिसाइड हो गया, उसके बाद मार्केट में कंडीशंस चेंज होंगे, रेट्स चेंज होंगे, तो किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होगा। बट एट इनिशिएशन ऑब्वियसली ऑलवेज वैल्यू इज इक्वल टू 0। फिर वही लिखा है, थिंग्स चेंज ओवर टाइम, वैल्यू ऑफ स्वैप कैन बिकम पॉजिटिव फॉर वन पार्टी, नेगेटिव फॉर अदर, राइट। फर्दर क्या लिखा है, कंसीडर अ स्वैप विद अ नोशनल प्रिंसिपल 10 million, फिक्स रेट 2%. So let me also make it 2%, right? And floating rate of the 90-day SOFR. SOFR मतलब कोई रेफरेंस रेट है, जैसे अपने यहाँ रेपो है, पहले लाइबोर होता था, तो SOFR करके कोई रेट है, और ऑब्वियसली 90 डे ना, क्योंकि क्वार्टरली हमारा वो जो 90 दिन का रेट होगा वो आपका फ्लोटिंग रेट है। सो एट ईच सेटलमेंट आपको पे कितना करना पड़ेगा, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ का 2%, 2 लाख, लेकिन क्वार्टर है तो डिवाइड बाय 4, तो एवरी क्वार्टर यू हैव टू पे $50,000, राइट। सामने मिलेगा क्या, इट विल डिपेंड ऑन दिस SOFR। The floating rate payment at the end of first quarter will be based on 90-day SOFR at the initiation of the swap। मतलब जो फर्स्ट पेमेंट है ना, वो दोनों पार्टी को पता होगा। सपोज अभी मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ तो फिक्स तो पता ही है मेरे को, बट आज की तारीख में 90 दिन का रेट मुझे तो आज तो पता ही है ना, तो 90 दिन के बाद जो एक्सचेंज होने वाला है उसका ये भी पता है और ये भी पता है। हाँ, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 महीने का रेट क्या होगा वो आज नहीं पता है, बट व्हेन यू स्टार्ट द स्वैप यू नो बोथ द rates which will be applicable at the next settlement। સર તો વેલ્યુ કઈ રીતે 0 થશે જો રેટ ખબર જ હશે તો? એટલે વેલ્યુ આ નક્કી રીતે કરે ને, પણ કઈ ને કઈ તેવું તો આવશે જ ને, બેનો ડિફરન્સ આવશે તો पहला દિવસે नहीं होगा। when they start, देख जब स्टार्ट करेंगे ना, तो सपोज 2 साल का है, तो आज की तारीख में 3 महीना 6 महीना 9 महीना 12 महीना सारे रेट्स पता है, उसके हिसाब से जो रेट होंगे ना वो यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा। मतलब वो रेट्स के हिसाब से ना किसी को फायदा ना किसी को नुकसान। सर लाइक जैसे बॉन्ड इशू होते हैं तो वाईटीएम और कूपन दोनों सेम होता है, तो बाद में हमेशा सेम नहीं होता उसमें, सपोज बट हाँ यू कैन से कि जो मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से कूपन सेट करते हैं ना, फिर प्लस माइनस होता है ऐसा। अच्छा, इफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, इफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर मतलब 90 दिन चले गए, एक सेटलमेंट हो गया, फिर क्या है 90 डे SOFR इज 1.6%, राइट। हमेशा देने का तो 50,000 ही है, अब मिलेगा कितना नेक्स्ट 3 महीने बाद, तो 1.6% 1 करोड़ का और डिवाइड बाय 4, सो 40,000 मिलेगा। सो आफ्टर 90 डेज आपको देना है 50,000, मिलेगा 40,000। फिक्स रेट पेमेंट अगेन इज 50,000, वही लिखा है, सो नेट ऑफ 10,000। अच्छा, नेक्स्ट जो लिखा है, पे अटेंशन, नेक्स्ट जो लिखा है, अ कंपनी विथ 2-year floating rate quarterly pay note outstanding could enter such a swap as the fixed rate payer। देखो यहां पे हम पार्टी ए है, यहां पे हम फिक्स रेट पेयर है, तो सम ऑफ यू माइट आस्क के ये करने की क्या जरूरत है, मतलब सट्टा करना तो कर ही सकते हैं, रेट के ऊपर बेट लगाना है मल्टीपल टाइम्स तो स्वैप कर ही सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर कैन आल्सो बी अदर इकोनॉमिक यूजेस, राइट। तो सपोज ये है पार्टी ए, राइट, ये तो स्वैप मैंने दिखाया। अब सपोज ये पार्टी ने ऑलरेडी किसी बैंक से फ्लोटिंग रेट लोन ले रखा है, अब ये स्वैप भूल जाओ, जस्ट लुक एट दिस मच, राइट।
सपोज हम मैं हूं, मैंने होम लोन ले रखा है, होम लोन फ्लोटिंग रेट पे है, तो इसलिए एरो कहां जा रहा है, बाहर, बिकॉज आई हैव टू पे, आई हैव टू पे। और मुझे टेंशन क्या है कि रेट्स बढ़ जाएंगे तो, या रेट्स का भी छोड़ो, मुझे रात को नींद नहीं आती बिकॉज आई डोंट नो कि रेट क्या होगा, मेरा इंस्टॉलमेंट कितना कटेगा। आई जस्ट वांट टू कन्वर्ट माय फ्लोटिंग रेट लोन इनटू अ फिक्स रेट लोन, मुझे इतना करना है, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा कि सर मेरा फ्लोटिंग रेट को फिक्स रेट कर दो, तो वो लात मार के बाहर निकाल दे, राइट, कि सर ऐसा नहीं होता है, राइट, वो आपका रिस्क है, आप जानो, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन डू दिस स्वैप। इफ आई डू दिस स्वैप, अगर ये मैं स्वैप करता हूं, तो आप इसका कंबाइंड इफेक्ट देखो, फ्लोटिंग बाहर जा रहा है, दिस इज लिंक टू एमआरआर, मार्केट रेफरेंस रेट, राइट, तो यहां पे एमआरआर अंदर आ रहा है, अगर रेट बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, घटेगा तो ये घटेगा, ये भी घटेगा, so these two things get cancelled out and your floating rate loan has now been converted into a fixed rate loan. So swaps can be used to transform such liabilities, liability मतलब loans, या even assets, asset मतलब investment, कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड है, वो फ्लोटिंग वाला है, आपको फिक्स में कन्वर्ट करना है या फिक्स को फ्लोटिंग में करना है, तो आप स्वैप से ये सब चीजें कर सकते हो। समझ में आया? ये ड्रॉ करना है, फोटो ले लेना इसका। The party that is swaps with, why would they want to go to The other one, yeah. see they will have their own logic. Suppose यहाँ पे जो A वाला बंदा है, उसका फ्लोटिंग रेट लोन है, उसको फिक्स में कन्वर्ट करना है, सामने वाली साइड फिक्स होगा, उसको फ्लोटिंग में करना होगा, या कोई और उसका लॉजिक होगा, उसका इंटरेस्ट रेट पे व्यू होगा। तो यहाँ A कब जीतेगा, जब रेट बढ़ रहे हैं, मतलब उसको शायद सामने वाला जो होगा उसको लगेगा कि नहीं रेट घटने वाला है, तो उसलिए करेगा। और जनरली स्वैप में क्या होता है कि पार्टी है तो एंड यूजर है, बट सामने कोई और एंड यूजर नहीं होगा, सामने बैंक होगा, इट इज ऑलवेज थ्रू सम इंटरमीडिएट। मतलब मैं ऐसे, मेरा सपोज बैंकर, कॉर्पोरेट बैंकर आईसीआईसीआई बैंक है, तो मैं उसको बोलूंगा कि मेरे को ऐसा स्वैप करके दे, तो मेरा काउंटर पार्टी वो बन जाएगा और फिर वो किसी और से कर लेगा। मतलब हर एक का अपना लॉजिक है। इसको ड्रॉ करो और फिर नेक्स्ट दो पढ़ लो।
एंड ऑफ क्वार्टर जब 6 मंथ हो जाएंगे ना उसके बाद होगा तो वो पिछले 6 मंथ की पढ़ा? वो जो लास्ट पैरा है, so they are saying swap can be constructed from a series of forward contracts in which underlying is the floating rate, forward price is the fixed rate. That is just an FRA, right? Each forward settles on one of the settlement dates of the swap. At each settlement date, the difference between fixed and floating rates would result in a net payment, just as with swap. Often interest rate forward settle at the beginning of the quarter. ये फर्क है, हमने नहीं देखा FRA में कि वो जो होता है ना उसका प्रेजेंट वैल्यू, वो लोन टाइम तो जाते ही नहीं है. सपोज आफ्टर 6 मंथ्स 3 मंथ्स था तो जो भी आफ्टर 6 मंथ्स उल्टा देंगे, 3 महीने का लोन का कोई नहीं करेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू गिन के वही का वही उल्टा देंगे. तो ये डिफरेंस है. So they settle at the beginning of quarter rather than the end. The cash flows are the present value equivalents of end of quarter swap payments. ये मैं इसलिए ज्यादा ध्यान भार दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे MCQs पूछते रहते हैं कि swap और इसमें क्या फर्क है, 3-4 चीजें दी होंगी फिर बोले कौन सा नहीं है. So this is testable. Okay, so that is a swap. अभी और डिटेल में जाएंगे स्वैप में. गो टू चैप्टर 74. पता नहीं 2-2 पेज के क्यों चैप्टर बना रहे हैं सब, बट whatever it is you have to live with it. See, I am reading out 74A. हाँ उतना फर्क होगा. Pricing and valuation of interest rate and other swaps. In a simple interest rate swap, one party pays floating, other pays a fixed on a notional principle. Consider a 1-year swap with quarterly payments. सब वही है, one party paying fixed rate, other of floating rate, equal to 90-day market reference rate. At each payment date, the difference between swap fixed rate and MRR is paid to the party that owes the least. मतलब जो जीत रहा है उसको पेमेंट मिलेगा. ठीक है. फिर ये सब जो लिखा है वो टाइम पास है. We can separate these payments into a known payment and a 3 unknown payments. क्यों? क्योंकि 1 साल का क्वार्टरली है तो 4 बार एक्सचेंज होगा. लेकिन जो पहला एक्सचेंज है उसमें तो सब पता ही है ना. जो पहला एक्सचेंज है फिक्स रेट तो पता ही है और पहले 3 महीने वाला फ्लोटिंग भी पता ही है ना. सपोज आज स्वैप चालू करूं तो आज की तारीख में 3 मंथ्स का क्या रेट है वो तो आज तो मुझे पता ही है. सो आउट ऑफ 4 1 is known and 3 are unknown, right?
सो ऑलवेज अगर n सेटलमेंट्स है तो एक नोन होगा, n-1 अननोन हो गया। पिछला वाला था उसमें 2 साल था तो 8 पेमेंट्स थे, तो एक नोन 7 अननोन, राइट। तो फिर उन्होंने वही लिखा है कि सपोज एमआरआर क्या होगा, मार्केट रेफरेंस रेट, उसके लिए एमआरआर एन लिखा है और फिक्स के लिए एफ लिखा है। तो अल्टीमेटली जो मार्केट रेफरेंस रेट है फ्लोटिंग और फिक्स्ड एफ, उसका जो डिफरेंस है वो आप एक्सचेंज करते रहोगे, राइट। सो जस्ट गो थ्रू लास्ट के 2 पैराग्राफ्स मैं पढ़ाऊंगा, तब तक पढ़ लो वो सेक्शन के। लास्ट के 2 पैराग्राफ रहने दो, वो मैं कराऊंगा वहां, अदरवाइज पढ़ लो। और जो लोग भी नए ज्वाइन होते हो, क्वेश्चन बैंक है, रोमिल सर से मांग लेना। आई कैन नॉट कीप ऑन शेयरिंग इट ऑन द ग्रुप अगेन एंड अगेन, वरना वो सब चलता जाएगा। वो बड़ी एक जिप फाइल होती है 20-25 MB की, वो रोमिल सर से बोल देना, उसमें चैप्टर वाइज पीडीएफ और उसके सॉल्यूशंस होते हैं। यू नीड टू प्रैक्टिस, राइट। पढ़ लिया? ओके। So therefore we can describe an interest rate swap as equivalent to a series of forward contracts, specifically FRAs, each with a forward contract rate equal to swap fixed rate, right? तो FRA में भी एक फिक्स रेट होता था ना, वो फिक्स रेट कौन सा होगा? जो स्वैप वाला रेट है फिक्स, वो, ठीक है। However, there is one important difference, because the forward contract rates are all equal in the FRAs that are equivalent to swap. This would not be zero value forward contracts at the initiation of the swap. See, normally कोई भी डेरिवेटिव जब हम स्टार्ट करते हैं तो वैल्यू 0 होता है, मतलब जो फिक्स रेट है ना उसको हम मार्केट कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड करते हैं, सो दैट नोबडी विंस, किसी का फायदा नहीं, किसी का नुकसान नहीं। बट अगर हम बोलते हैं कि दिस स्वैप इज इक्वल टू 8 FRAs और हर एक FRA का एक ही रेट रहेगा फिक्स वाला, तो होते आर्टिफिशियल चीज हो गई ना। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो FRAs है उसमें सबकी वैल्यू शुरुआत में 0 नहीं होगी, किसी का पॉजिटिव होगा, किसी का नेगेटिव होगा। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड।
swap is most likely to consist of some forward with positive values, some with negative values. हाँ, उनका summation 0 हो जाएगा. ठीक है? Suppose one swap is equal to 8 FRAs, तो 4-5 FRA का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, 2-3 का नेगेटिव रहेगा, ओवरऑल टोटल 0 आ जाएगा. Finding the swap fixed rate that gives swap a zero valued initiation, which is also called par swap rate. मतलब ये जो रेट था ना फिक्स्ड, उसका नाम है स्वॉप रेट, उसका नाम पार रेट भी है, उसका नाम पार रेट भी है. So that is not difficult if we follow a principle of no arbitrage pricing. तो वो क्या है वो देखेंगे. नीचे जो लिखा है ना पार स्वॉप रेट, एक एक्सप्रेशन दिया है. They have given one expression. तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं. अगेन एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए, आपको कैलकुलेशन नहीं पूछेंगे. So let us take a simple example के swap rate है, sorry swap है पार्टी ए का, you are paying fixed and receiving floating, and you want to decide, you want to find out what should be this fixed rate. And for simplicity let us say this is a 3-year annual swap. ये 3-year annual swap है, राइट? तो ये जो है ना फिक्स्ड R%, राइट? आपको ऐसा मान लेने का कि ये बॉन्ड है जिसका कूपन है R%, राइट? यू अज्यूम फेस वैल्यू इज 100, मान लो फेस वैल्यू 100 है, और एक फिक्स रेट बॉन्ड है जो कितना कूपन दे रहा है R%. तो एक साल के बाद क्या मिलेगा? R, दूसरे साल R, और तीसरे साल R प्लस 100 ऐसा मिलेगा. और बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू मतलब डिवाइडेड बाय एक साल का रेट. और सिंपलिसिटी आई एम सेइंग सपोज 1 साल 2 साल 3 साल सारे रेट 7% ही है, अलग भी हो सकते हैं बट आई एम सेइंग सपोज सेम है. तो 1.07 raised to 1, 1.07 square, 1.07 raised to 3, राइट? तो बैलेंस होने के लिए ना कोई फायदा ना कोई नुकसान. ये जो एक्सप्रेशन है वो फिक्स का है. और फाइनेंस में ये एक प्रिंसिपल होता है कि कोई भी फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट होगा तो जब स्टार्ट होता है तो उसका वैल्यू फेस वैल्यू जितना ही होता है, मतलब इसका वैल्यू तो 100 ही आएगा. ठीक है? तो ये इक्वेशन सॉल्व करके आप R फाइंड कर सकते हो. दिस R इज कॉल्ड द स्वॉप रेट और पार रेट. और ये जो आप ढूंढोगे, ये जो रेट ढूंढोगे, दैट इज कॉल्ड प्राइस ऑफ द स्वॉप. हमने लास्ट संडे नहीं देखा था कि गोल्ड पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका भाव कितना है? F0 का फॉर्मूला नहीं था, F0 1 प्लस R रेज़ टू T. F0 ढूंढा था ना कि कौन से प्राइस पे ट्रांजैक्शन होगा. तो ये वही है, ये जो R है ना, दैट इज प्राइस ऑफ स्वॉप. सो दिस इज नोन एज प्राइसिंग अ स्वॉप. स्वॉप में फिक्स रेट ढूंढना इज कॉल्ड फाइंडिंग द प्राइस ऑफ अ स्वॉप. तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो. वो हो गया. जब चालू होगा स्वॉप तो उसका वैल्यू कितना होगा? वैल्यू 0. और फिर जैसे ही डिसाइड हो जाएगा उसके बाद मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स चेंज होंगे तो कोई फायदे में आएगा, कोई नुकसान में आएगा. सी इनिशियली ये फिक्स्ड है और ये फ्लोटिंग है, दोनों 100 है, सो वैल्यू इज 0. उसके बाद ये भी चेंज हो सकता है,
वो भी चेंज हो सकता है. तो डिफरेंस कुड बी प्लस और माइनस. दैट इज कॉल्ड वैल्यू. मैंने लास्ट टाइम समझाया था डेरिवेटिव में वैल्यू मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस. तो स्वैप का भी वैल्यू मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस. जबकि प्राइसिंग मतलब क्या, ये आर ढूंढा, दैट इज प्राइसिंग. ठीक है. ओके तो वो पढ़ो एक्सेप्ट फॉर द लास्ट पैराग्राफ. लास्ट पैराग्राफ साथ में पढ़ते हैं, वहां तक पढ़ो. स्किप कर दो, नहीं करवा दो. ऑप्शन देगा. बटन चालू करना पड़ता है ना वहीं पे. समझ रहे ना. आगे लास्ट पैरा तक ऑनलाइन ऑल ऑफ यू. ओके see an increase in expected future 90-day rates will produce an increase in the value of fixed rate payer position. see हम fixed rate पे कर रहे हैं, we are going to pay fixed, जो रेट नक्की हो गया है वो. और अगर ऐसा माहौल है कि रेट्स तो बढ़ने वाले तो फिक्स रेट पेयर फायदे में होगा, क्योंकि रेट भले ही बढ़ेंगे मैं तो कम वाला फिक्स रेट पे करूंगा. राइट. while a decrease in rates will decrease the value of that position. At any point in time, value of fixed rate payer side of a swap will be present value of expected future floating rate payments minus the present value of future fixed rate payments. मतलब इन दोनों का डिफरेंस. शुरुआत में फ्लोटिंग का वैल्यू 100 होता है, उसके बाद तो वो भी प्लस माइनस होते रहेगा. दिस कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन स्पॉट रेट्स. स्पॉट रेट्स मतलब ये मैंने सारे 7% अज्यूम कर लिए थे, 1 साल 2 साल 3 साल, बट दे कुड आल्सो बी डिफरेंट. राइट. एंड implied future 90-day rates at that point in time and can be used to find out mark to mark payments. mark to market payment मतलब at any point of time आपको अगर सपोज मैंने स्वैप किया है 2 साल का, अब सपोज 3 महीने चले गए हैं और मेरे इंडिया में 31 मार्च का क्लोजिंग है,
So I might be required to show the value of swap. कि वो जो मेरा कमिटमेंट है स्वैप में, उसमें मैं फायदे में हूँ, नुकसान में हूँ, क्या है, वैल्यू क्या है, वो बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा. तो वी कैन डू दैट, राइट. वो कैसे करना है वो सब लेवल 2 में आता है. और नाउ यू शुड जस्ट नो द बेसिक्स. ठीक है, फाइन. तो करो, ट्राई करो क्विज. ऊपर ना वाक्य उसमें देखो भाई मैंने तो ये समझा ऐसा वाक्य होगा. देखा, क्वेश्चन 1, मोस्ट सिमिलर टू फ्लोटिंग रेट रिसीवर पोजीशन. अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब सिंपल है, बट ऐसा कुछ भी पूछा हो ना, इसमें क्या है, फ्लोटिंग रेट रिसीवर है, मतलब यही फिगर हुआ, यही फिगर हुआ, फ्लोटिंग अंदर आ रहा है, फिक्स बाहर जा रहा है. तो दिस इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू दो बॉन्ड्स, एक फिक्स और एक फ्लोटिंग. जो हम रिसीव कर रहे हैं, रिसीव क्या कर रहा हूं, फ्लोटिंग, उसमें प्लस, और जो पे कर रहे हैं वो माइनस. सो वी हैव बॉट अ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, वी हैव सोल्ड अ फिक्स्ड रेट बॉन्ड, या लॉन्ग और शॉर्ट, राइट, या इन्वेस्टेड एंड बोरोड. प्लस मतलब इन्वेस्ट करना, माइनस मतलब बोरो करना. तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन बी. ओके, द प्राइस ऑफ अ स्वैप. तो प्राइस मतलब फिक्स रेट, वो तो पहले से नक्की होता है, राइट. सो स्पेसिफाइड इन द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ओके. अभी एक छोटी सी चीज, हम जो अभी प्रीवियस चैप्टर कर रहे थे ना, कौन सा था, 69. हाँ 69, 2024 में 69, 25 में कौन सा है, 67. उसमें हमने स्वैप्स देख लिया था, उसके बाद एक छोटा सा क्रेडिट स्वैप लिखा है, क्रेडिट स्वैप. तो स्वैप जो पूरा है ना, और खास करके हमारा जो डिस्कशन था स्वैप का, स्वैप, एफआरए, मतलब दीज आर ऑल रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट, राइट. लेकिन एक दूसरा प्रोडक्ट भी है जिसका नाम स्वैप है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, बट इट इज नॉट वेरी सिमिलर टू द स्वैप दैट वी हैव डिस्कस्ड. हमने जो स्वैप का डिस्कशन किया, इट इज बेसिकली फॉर मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क. जबकि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है, यू कैन मैनेज क्रेडिट रिस्क. क्रेडिट रिस्क मतलब आपको जो पैसा मिलने वाला है उसमें कोई डिफॉल्ट कर दे, राइट. तो वर्ल्ड ओवर क्या होता है कि पीपल इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं. सपोज अभी आया था, आई थिंक इश्यू चल रहा है कि खत्म हो गया अदानी का. अदानी भैया 9-9.5% दे रहे हैं, राइट. तो yield is very good, right, 9.5%. It's a very good interest rate. So suppose I invest, और वो बॉन्ड आई डोंट नो 7-8 साल का होगा, राइट. सो आई एम इन्वेस्टिंग फॉर 8 years in a Adani bond, right, because I like the yield.
बट देन आई एम वरीड कि यार इसका डिफॉल्ट हो गया तो, सो देन आई वांट अ काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन, आई वांट एन इंश्योरेंस। तो ये जो प्रोडक्ट है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, तो वो मैं खरीद सकता हूं। अगर मैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीदूंगा तो क्या होगा कि एवरी ईयर आई हैव टू पे से 1%। सपोज मैंने अदानी के बॉन्ड 1 लाख रुपए के लिए, तो 1 लाख वाला सीडीएस लूंगा तो 1 लाख का 1%, सपोज, सो एवरी ईयर आई हैव टू पे 1000 एंड इन रिटर्न अगर अदानी डिफॉल्ट होता है तो बॉन्ड में जो भी नुकसान होगा वो मुझे मिल जाएगा। सो आई एम बाइंग प्रोटेक्शन, आई एम सीडीएस बायर, और सामने सीडीएस सेलर होगा। सेलर होगा, उसका खुद का कुछ लॉजिक होगा, उसको 1% प्रीमियम कमाना है एंड ही और शी इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट अदानी क्रेडिट क्वालिटी कि कुछ नहीं होने वाला है या व्हाटएवर। और सरप्राइजिंग या इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीडीएस में मतलब जिसने अदानी का बॉन्ड खरीदा है, प्रोटेक्शन चाहिए, ये सारी कहानी तो बराबर है, बट इवन वो लोग सीडीएस करते हैं जिनका बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? सो सपोज आई हैव नॉट बॉट द बॉन्ड, बट मेरे को ये न्यूज़पेपर में सारे हेडलाइंस आते रहते हैं कि अदानी ने ये किया, अदानी ने वो किया, एंड मुझे लगता है कि अदानी फंसेगा, अदानी इज गोइंग टू बी इन अ सूप विद इन से 5 years। तो अदानी पिटेगा, वो व्यू से मुझे पैसा बनाना है, तो आई कैन बाय अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तुम्हें लगता है अदानी नहीं पिटने वाला, यू कैन सेल अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। सो सीडीएस in its own right has become a vehicle to speculate or take a view on credit risk. So this is the meaning of credit default swap, और ये बहुत बड़ा मार्केट है, this is a very very large market। तो अभी पढ़ लो, वो 3 पैराग्राफ पढ़ लो। पढ़ लो, कुछ नहीं समझ में आता है तो बताओ। फाइन, ओके, कल मिलते हैं। પ્રોટેક્શન બાયર જે છે ને એ જે પૈસા આપે ને એને પ્રીમિયમ કહેવાય।